सबसे पहले अपनी एक बेसिक कंफ्यूजन से निकल लेते हैं ताकि हमको ये चीज़ बार बार परेशान ना करे। ठीक है, देखो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन सी है, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जिनके बाहर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। कौन सी है? राइबोसोम है, सेंट्रियोल है, न्यूक्लियोलस एंड इंक्लूजन बॉडी। अब इनको छोड़ के जो भी सेल में स्ट्रक्चर बची, ऑर्गेनेली बची, सभी की सभी मेम्ब्रेन बाउंड है। और ये कैसी है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस है, इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, पूरे तरीके से एनसीईआरटी के फ्लो में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने ह्यूमन रेड ब्लड सेल की स्टडी की है और हम उसी की सेल मेम्ब्रेन को एक तरीके से, एक बोल सकते हैं, एक मॉडल के तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है? एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं और सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, और लिपिड्स भी कौन से? लिपिड्स होते हैं, और क्या? कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो वहां पे परसेंटेज दी हुई है प्रोटीन और लिपिड की इरिथ्रोसाइट यानी ह्यूमन रेड ब्लड सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन जो है वो 52% और लिपिड कितने हैं? 40%। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बिल्कुल क्लियरली समझते हैं, और एनसीईआरटी में जैसे जैसे दिया हुआ है वो सारा अपना इस डायग्राम से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो हमने बात की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। अब यहां पे देख लो प्रोटीन कहां पे है। देखो ये है पेरिफेरल प्रोटीन, ये है इंटीग्रल प्रोटीन, ये इंटीग्रल है। देखो यहां भी एक इंटीग्रल दिख रहा है, यहां भी एक इंटीग्रल दिख रहा है, और ये क्या है? अपने पेरिफेरल प्रोटीन जो बाहर की साइड है। तो नाम से ही कवर हो रहा है, पेरिफेरल मतलब जो बाहर की साइड है, और इंटीग्रल मतलब जो अंदर लगे हुए हैं, बिल्कुल अंदर उसके। ठीक है, तो प्रोटीन्स यहीं पे मैं क्लियर कर रहा हूं, प्रोटीन्स कितने टाइप के हुए? दो टाइप के, पेरिफेरल और इंटीग्रल। पेरिफेरल कैसे होंगे? ऑन दी सरफेस, देखो जो सरफेस पे लगे हुए हैं, जो सरफेस पे लगे हुए हैं। और इंटीग्रल कौन से होंगे? जो अंदर हैं, जो बिल्कुल अंदर गड़े हुए हैं। ठीक है, और इंटीग्रल भी अब यहां पे दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो टोटली बरीड, एक पार्शियली बरीड। मतलब एक तो जो कंप्लीट, टोटली मतलब बिल्कुल टोटली सेल मेम्ब्रेन के अंदर गड़े हुए हैं, और एक पार्शियली मतलब थोड़े थोड़े गड़े हुए हैं। बिल्कुल क्लियर बात है ना? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है? देखो नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? लिपिड्स होते हैं, और लिपिड्स भी कैसे? फॉस्फोलिपिड। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड की क्या होती है? बाइलेयर होती है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर मतलब दो लेयर्स होती हैं। देखो एक तो ये वाली लेयर है, एक तो ये वाली लेयर है, और दूसरी क्या है? ये वाली लेयर है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक तो ये वाली लेयर है और दूसरी ये वाली लेयर है। ठीक है, देखो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखो ये एक ऐसे गोला गोला सा है, फिर नीचे उसके दो पैर हैं, गोला गोला सा, नीचे दो पैर, गोला गोला सा, नीचे दो पैर। और इधर भी दूसरी लेयर में भी सेम, ये गोला गोला सा है, नीचे दो पैर, ये गोला गोला सा है, नीचे दो पैर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो ये मैंने गोला गोला बोल रहा हूं, ये क्या है? इसका हेड है, और नीचे ये क्या है? इसकी टेल है। ठीक है, ये है हेड, और ये क्या निकली हुई है? इसकी टेल, इसकी टेल। अब देखो देखने से ही पता लग रहा है कि जो हेड है वो कहां है? आउटर साइड। यहां पे भी देख लो, हेड जो है वो है आउटर साइड, और जो टेल है वो क्या है? इनर साइड। मेम्ब्रेन के इनर साइड क्या है? टेल, और आउटर साइड क्या है? हेड। ठीक है, देखो अब मैं जो बातें बोलने जा रहा हूं वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो हमें पता है कि सेल में क्या होता है? मैक्सिमम पानी भरा होता है, इधर पानी पानी पानी, एक्वेस एनवायरनमेंट है। ठीक है, और ये क्या है? हमने की फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, और बाइलेयर में भी हमने क्या किया? जो हेड होगा वो आउटर साइड होगा, और जो टेल होंगी वो इनर साइड होगी। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब एक्वेस एनवायरनमेंट है चारों तरफ। ठीक है, अब देखो हेड जो होता है वो क्या है? वो एक्वेस एनवायरनमेंट के साथ डील कर रहा है, हेड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हेड कैसा होना चाहिए? कॉमन सेंस की बात है, हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। फिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला, क्योंकि ये आउटर साइड है, पानी से डील कर रहा है, तो ये हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है इतनी बात। और टेल कैसी होनी चाहिए? हाइड्रोफोबिक, है ना? और इसीलिए हम टेल को अंदर की साइड रखते हैं, क्योंकि हमें इसे पानी से बचाना है, क्योंकि ये बेचारी जो टेल बेचारी है वो पानी से डरती है, यानी हाइड्रोफोबिक है। इसीलिए हमने क्या किया? इसको एक्वेस एनवायरनमेंट से बचाने के लिए अंदर की साइड रख दिया, और जो हेड है वो है हाइड्रोफिलिक,
है, यानी पानी से प्यार करता है तो पानी से इजीली डील कर सकता है। बिल्कुल क्लियर है ये बातें, है ना। अब नेक्स्ट देखो लिपिड भी अपना कवर है। अब नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कहां प्रेजेंट है, देखो ये प्रेजेंट है शुगर, ये प्रेजेंट है, ये शुगर प्रेजेंट है, ये शुगर, ये शुगर, 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 ये क्या है, सारी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखो वैसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, ऐसा कुछ बचा नहीं है, बस सिंपल सी कॉमन सेंस की बातें हैं। देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया, 1972 में दिया। नेक्स्ट है क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। इस लाइन को समझते हैं। देखो ये हमने क्या किया, इसमें क्या है, ये लिपिड की लेयर है, ये सारा क्या है, लिपिड की लेयर है। और लिपिड का नेचर क्या बताया हुआ है, क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है कि सेमी फ्लूइड बोल लो या पार्शियली फ्लूइड बोल लो, है ना। ये जो लिपिड की बाइलेयर है ये कैसी है, फ्लूइड है, फ्लूइड है। अब इस फ्लूइड का फायदा क्या होगा, इस फ्लूइड होने का फायदा क्या होगा कि जो इसमें प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ये प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ये इस फ्लूइड में मूवमेंट कर सकते हैं। देखो अगर ये लिपिड की मेम्ब्रेन, ये लिपिड की बाइलेयर क्या पूरी सॉलिड हो जाए तो ये प्रोटीन क्या है, यहां पे मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। पर ये अगर फ्लूइड है, थोड़ी फ्लूइडिक है, क्वासी फ्लूइड यानी थोड़ी थोड़ी फ्लूइड है, तो ये प्रोटीन क्या है, इसमें मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे इस टर्म को फ्लूइडिटी, एक टर्म यूज की है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है, एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एट फ्लूइडिटी। मतलब सिंपल है कि ये प्रोटीन इसमें कितना मूवमेंट कर सकते हैं ना, ये जो फ्लूइड वाली अपनी लेयर है इसमें ये कितना मूवमेंट कर सकते हैं, उस एबिलिटी ऑफ मूवमेंट को क्या बोला गया है, फ्लूइडिटी बोला गया है। बिल्कुल एक एक लाइन क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो ये लिपिड ने क्या किया था, यहाँ पे फ्लूइड प्रोवाइड किया था, फ्लूइड नेचर, और फ्लूइड नेचर में ये प्रोटीन मूवमेंट कर रहे थे, तो ये प्रोटीन क्या करेंगे, मूवमेंट कर करके मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर ट्रांसफर करते रहेंगे, ठीक है। और अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, है ना, एक तरीके से एनटीए की तरह। देखो सारे बच्चे 16-17 लाख बच्चे नीट का फॉर्म भरते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि सभी मेडिकल कॉलेज में ले लिए जाएंगे, नहीं, टेस्ट होगा आपका, नीट नाम का आपका टेस्ट होगा, फिर वहां पे बच्चे सेलेक्ट होंगे, है ना। ऐसे नहीं है कि सारे ले लिए जाएंगे। तो ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि वो चेक करेगी कि कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है कि ट्रांसपोर्ट जो ये है दो टाइप की हो सकती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बिल्कुल नाम से ही कवर हो रहा है, पैसिव मतलब जहां पे एनर्जी का यूज नहीं होगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी का यूज होगा। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो पैसिव मतलब बिना एनर्जी के खर्चे से इधर से उधर जाएंगे, और पोलर मॉलिक्यूल्स है, चार्ज मॉलिक्यूल है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रल जैसे इसका एग्जांपल डिफ्यूजन लगा लो। डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए तो वो डिफ्यूजन में आ जाता है, ठीक है। और यहां पे एक बात की गई है, ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस, ये सबको पता ही होगा। और एक्टिव में मतलब एनर्जी का यूज होगा या कैरियर प्रोटीन का यूज होगा, पोलर मॉलिक्यूल का ना, पोलर मॉलिक्यूल का। और कैसे, देखो यहां पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना किसी चीज का, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, ये डिफ्यूजन में होता है, इसमें कोई एनर्जी का खर्चा नहीं होता। बट अगर कोई चीज हमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजनी है तो ये एक खास बात है, ये स्पेशल बात है ना। और इसमें एनर्जी का यूज होता है ना, एनर्जी का यूज होता है, तभी हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेज पाएंगे, ठीक है। और इसका एग्जांपल दिया हुआ एनसीईआरटी में, सोडियम पोटेशियम पंप। ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं कहां पे, सेल वॉल की तरफ। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में अपनी एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है और कैसे कैसे दिया हुआ है सब कवर करेंगे, ठीक है। देखो सेल वॉल के बारे में पहली लाइन लिखी हुई है कि सेल वॉल इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड तो सिंपल सी बात है, सेल वॉल क्या है, प्रोटेक्शन के काम आती है, तो रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, शेप टू सेल, ये सेल को शेप देती है, ये सेल की प्रोटेक्शन करती है, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में काम आती है, और ये एक बैरियर प्रोवाइड करती है, ठीक है, बैरियर प्रोवाइड करती है। बिल्कुल क्लियर है एनसीईआरटी की, ठीक है। नेक्स्ट है एल्गी में, एल्गी की सेल वॉल के बारे में लिखा हुआ है कि एल्गी की सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। देखो सेल्यूलोज तो होगा ही होगा क्योंकि एल्गी एक प्लांट है, और गैलेक्टन्स, मैनन्स, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। वैसे यहां पे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, हम किस एल्गी में, ग्रीन एल्गी में कैसी, रेड में कैसी, ब्राउन में कैसी, एल्गी वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और यहां पे बात की गई है प्लांट सेल वॉल की कि
प्लांट में सेल वॉल कैसी होती है। देखो प्लांट है तो सेलुलोज होगा, उसके साथ हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स, प्रोटीन्स, ये सब होगा, ठीक है। और एनिमल्स में तो हम कर चुके हैं ना, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट ही होती है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो सेल वॉल होती है, एक प्राइमरी सेल वॉल होती है, एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। अब बिल्कुल नाम से ही पता लग रहा है कि प्राइमरी सेल वॉल किस में होगी, यंग प्लांट में होगी, है ना। अभी प्लांट छोटा सा है, छोटा बच्चा है, तो उसमें जो शुरू में सेल वॉल बनेगी वो होगी प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल फर्दर डिवाइड कर सकती है, फर्दर ग्रो कर सकती है, ठीक है। तो ये आगे आगे जैसे 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 मैच्योरिटी होती जाएगी तो क्या बनती जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल बनती जाएगी, ठीक है। अब देखो अपने सेल वॉल के ही टॉपिक में ये आता है मिडल लैमेला और ये प्लाज्मोडेस्माटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे समझे, देखो ये मैंने बहुत सारी सेल ड्रॉ की हैं, ये एक सेल, 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 ठीक है, बहुत सारी सेल्स हैं। अब सेल के बाहर क्या होगा, सेल वॉल होगी, सेल वॉल होगी, सेल वॉल होगी। ये ब्लैक कलर में जो दिख रही है ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। अब देखो ये बहुत सारी सेल मान लो यहाँ पे ऐसे पड़ी हैं, तो ये आपस में चिपकी सी कैसे रहती है ना, अपनी बॉडी में जहां भी सेल्स हैं बहुत तो आपस में चिपकी सी रहती है ना, उनके बीच में एक क्या होता है, एक गोंद होता है। जैसे ये रेड कलर का है ना, ये एक तरीके से गोंद है, एक ग्लू है। और ये क्या होता है, मिडल लैमेला, है ना। मिडल लैमेला क्या करता है, सेल्स को आपस में चिपकाने का काम करता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि ये मिडल लैमेला किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। मिडल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, ठीक है। मिडल लैमेला क्या करेगा, नेबरिंग सेल को आपस में चिपकाने का काम करेगा, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो कई जगह पे सेल्स के बीच में क्या होता है, ये मिडल लैमेला और सेल वॉल क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। कई जगह पे दो सेल्स के बीच मिडल लैमेला और सेल वॉल गायब हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, इनमें ये एक तरीके से कनेक्शन बन जाएगा, पाइपलाइन सिस्टम सा ये कनेक्शन बन जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। और जो कुछ भी सामग्री है इधर से उधर अब इसके थ्रू जा सकती है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। देखो इसको सिस्टम क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें साफ साफ बताना चाहता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो भी सेल ऑर्गेनेलीज आएंगी उनका जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है। कोऑर्डिनेटेड मतलब एक दूसरे से इनके फंक्शन का लेना देना होता है, ठीक है। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोला गया, क्योंकि इनके फंक्शन का एक दूसरे से कनेक्शन है, लेना देना है, ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको बोला गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब देखो हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बारी बारी से बात करेंगे, पहले इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। देखो रेटिकुलम वर्ड का जो मतलब होता है ना वो होता है नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो सिंपल सी बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, नेटवर्क ऑफ अ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क जो कहां पे है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल सी बात है, इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट हुआ तो हो जाएगा रफ, और राइबोसोम एब्सेंट हुआ तो हो जाएगा स्मूथ। अब रफ का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ का फंक्शन क्या होता है, लिपिड एंड लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस। स्मूथ का देखो, रफ का सबको याद रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्मूथ का मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये भूलेगा आपको, लिपिड या लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस। बिल्कुल क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सेल के अंदर के स्पेस को यानी इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। एक तो वो वाला पार्ट होगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको क्या बोल देंगे, ल्यूमिनल, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर होगा यानी साइटोप्लाज्म एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। नेक्स्ट देखो गोल्जी अपरेटस क्या होता है, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। और ये कैसी कैसी हो सकती है, फ्लैट डिस्क शेप, सेक्स और सिस्टर्नी की हो सकती है। उसका साइज 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, है ना। जो भी स्टैक होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये तो सारी हुई अब तक की ये फालतू की बकवास। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्जी अपरेटस का वो बात करते हैं कि गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ
मटेरियल, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब देखो हमें इसका ये फंक्शन तो याद रह जाता है कि पैकेजिंग ऑफ मटेरियल इसका फंक्शन था, ठीक है, पर ये हम भूल जाते हैं कि गोल्जी अपरेटस आर द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गोल्जी अपरेटस से क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, और क्या है, गोल्जी अपरेटस आर द साइट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन की साइट होती है, ठीक है। अब देखो गोल्जी बॉडी के बारे में ये जो पोर्शन है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, देखिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। देखो ये ब्लैक कलर में हमारे पास क्या है, गोल्जी बॉडी है, ये हमारे पास गोल्जी बॉडी है। अब देखने से ही पता लग रहा है ये वाला पोर्शन इसका कैसा है, कन्वेक्स वाला है, ये वाला कन्वेक्स, और ये वाला कैसा हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा, कन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेज, ठीक है, और ये कनकेव ट्रांस या मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग फेज, ठीक है। अब देखो ये मैं याद करवा दूंगा बहुत ईजी तरीके से। अब हमने क्या किया था कि गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, इसको चीजें प्रोवाइड करेगा, सामग्री मटेरियल इसको प्रोवाइड करेगा, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी को सामग्री प्रोवाइड करेगा, और गोल्जी बॉडी क्या करेगी, अपने फॉर्मिंग फेज से उस सामग्री को यहां रिसीव करेगी, और यहां क्या कर देगी, उसकी पैकेजिंग कर देगी, और यहां मैच्योरिंग फेज से उसको रिलीज कर देगी। बिल्कुल क्लियर ना, फंक्शन क्या था, पैकेजिंग था। तो पैकेजिंग किसकी करेगी, जिस भी मटेरियल की पैकेजिंग करनी है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो मटेरियल आएगा, और फॉर्मिंग फेज से यहां रिसीव होगा, और यहां पे हो जाएगी पैकेजिंग, और मैच्योरिंग फेज से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नाम में क्या है, मैच्योर मतलब ये सबसे बाद में आना चाहिए, और फॉर्मिंग मतलब यहां पे फॉर्म करेंगे चीजों को, फॉर्म मतलब पैकेजिंग करेंगे। तो इस तरीके से याद हो सकता है कि फॉर्मिंग यहां पे था और मैच्योरिंग यहां पे था। अब देखो अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर्ड है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कवर्ड है। अब हम चलते हैं लाइजोसोम्स के ऊपर, ठीक है। तो लाइजोसोम्स के बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब कुछ इसमें कवर हो चुका है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है। देखो ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैंने बताया था कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन सी होती है, राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी। तो सिंपल सी बात है, इनको छोड़ के जो भी बचेंगी वो क्या होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड होंगी। तो ऑटोमेटिक है लाइजोसोम क्या होगी, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो ये बनती कैसे है, फॉर्म्ड बाय लाइजोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि लाइजोसोम कैसे बनते हैं तो उसका लेना देना किससे होगा, गोल्जी अपरेटस से होगा, ये बात याद रखनी है। लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन का लेना देना सीधा सीधा गोल्जी अपरेटस से होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब लाइजोसोम में कैसे है, देखो वेसिकल है तो वेसिकल में क्या प्रेजेंट होगा, रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइजोसोम्स के वेसिकल में हाइड्रोलिटिक एंजाइम बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और कौन से हैं, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। देखो लाइजोसोम्स के जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये कब एक्टिव होते हैं, ये एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइजोसोम्स के वेसिकल रिच होते हैं, किसमें रिच होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में रिच होते हैं। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम कब एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं, ठीक है। और लाइजोसोम का फंक्शन सिंपल सी बात है, ये एंजाइम है तो ये एंजाइम क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे किसकी, वही एंजाइम के रिलेटेड, जैसे प्रोटीएज है तो प्रोटीन की, है ना, और लाइपेज है तो लिपिड की, इस तरीके से ये डाइजेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इस तरीके से। बिल्कुल सिंपल है, आगे चलते हैं। अब देखो हम लाइजोसोम अपना कवर कर चुके हैं, अब हम चलते हैं वैक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सिर्फ ये वाले हैं, यहां पे जो नहीं है वो कैसा होगा, मेम्ब्रेन बाउंड। तो वैक्यूल क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म। देखो वैक्यूल एक तरीके से डंपिंग ग्राउंड की तरह होता है ना, जो भी फालतू का कचरा कूड़ा है वो इसमें डाल दो, ये खाली स्पेस है ना सेल में, ठीक है। और इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब वैक्यूल में क्या क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बोला कि इसमें जो भी फालतू का मटेरियल है, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब नॉन यूजफुल मटेरियल, सब कुछ क्या होता है वैक्यूल में। वैक्यूल एक तरीके का स्पेस होता है, ठीक है। देखो वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल, मतलब सेल की टोटल वॉल्यूम का 90% ये वैक्यूल, देख लो, सोच लो आप, 90% ये ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। अब टोनोप्लास्ट के बारे में लिखा हुआ है कि टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट
ऑफ आयन अगेंस्ट कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट। मतलब क्या कहना चाहता है कि ये टोनोप्लास्ट है, ये टोनोप्लास्ट क्या कर सकती है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब क्या बोलना चाहता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आयंस का मूवमेंट टोनोप्लास्ट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। किसमें प्रेजेंट होते हैं, अमीबा में होते हैं, और क्या काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अमीबा के अंदर होते हैं और काम क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन काम करते हैं। एक तरीके से जैसे अपनी किडनी काम करती है ऐसे काम करते हैं। ठीक है, और फूड वैक्यूल सम प्रोटिस्ट में है ना, कुछ प्रोटिस्टा के अंदर, कुछ प्रोटिस्ट के अंदर क्या होता है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी के ऐसे ही बता रहा हूं मैं, पूरा याद रखना है। अब अपना एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे, और आगे हमें क्या मिला, आगे हमें मिले माइटोकॉन्ड्रिया। भाई साहब यार ये गलती कब हुई पता ही नहीं चला मेरे को, कोई बात नहीं। हाँ, आगे हमें मिले माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो सिंपल सी बात है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन से हैं, राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी। इनको छोड़ के जो भी बचे सारे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड। सिंपल सी बात है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पहली बात हमने क्या की, मेम्ब्रेन बाउंड है, और मेम्ब्रेन भी कितनी है, दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन। ये रेड कलर वाली क्या है, सीधी सीधी आउटर मेम्ब्रेन, और ये ब्लैक कलर वाली है इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि इनर मेम्ब्रेन ने क्या किया हुआ है, ऐसे इनफोल्डिंग्स बनाई हुई है, ऐसे ऐसे मुड़ 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 के इनफोल्डिंग्स बनाई हुई है। ठीक है, और इन इनर मेम्ब्रेन की इन इनफोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। ठीक है, अब इन क्रिस्टा का फायदा क्या है, मतलब ये ऐसे मुड़ तुड़ के ऐसे क्यों हुई, सीधी सीधी क्यों नहीं रही। देखो सिंपल सी बात है, यहां पे होंगी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, यहां पे होंगी एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो उन एक्टिविटीज के क्या लिए, उन एक्टिविटीज के लिए अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया। तो ये भी बिल्कुल ऐसे रेड की तरह होती तो सरफेस एरिया कम होता, तो इसने सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए ऐसे इनफोल्डिंग्स बना दी कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी एंजाइमेटिक रिएक्शन हो पाए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल अभी तक क्लियर है। और ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये स्पेस बचा, ये ब्लू 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 अंदर जो है, ये क्या पड़ा है, ये है मैट्रिक्स। ये अंदर वाला क्या है, ये है मैट्रिक्स। बिल्कुल क्लियर है इतनी बातें। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपनी एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली लाइन लिखी है कि नंबर्स डिपेंड ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। देखो सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की सिंथेसिस कराता है ना, बोलते हैं ना पावर हाउस ऑफ सेल। तो सिंपल सी बात है, देखो कोई बड़ा शहर है, बड़े शहर में क्या है, लाइट ज्यादा चाहिए, लाइट ज्यादा चाहिए तो वहां पे पावर हाउस लाइट वाले ज्यादा होंगे। ठीक है, कोई छोटा शहर है या गांव है, वहां पे कम लाइट चाहिए तो वहां पे पावर हाउस क्या होंगे, कम होंगे। तो सिंपल सी बात वही है कि किसी सेल में अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ज्यादा हो जाएंगे, और कम चाहिए तो उसमें कम हो जाएंगे। ठीक है, उनकी शेप की बात की है, सॉसेज शेप और सिलिंड्रिकल इनकी शेप होती है, और इनकी ये डायमीटर लिखा हुआ है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, और लेंथ भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब देखो अपनी एनसीईआरटी में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली लाइन, टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। देखो दो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर इनर, है ना, और उनके क्या होते हैं, स्पेसिफिक अपने अपने एंजाइम होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एटीपी बनती है यानी एनर्जी बनती है। ठीक है, अब देखो ये जो 4 पॉइंट बचे, ये सेम लगभग सिमिलर पॉइंट्स कहां आएंगे, क्लोरोप्लास्ट में भी आएंगे। और इनको याद रखने का सिंपल सा तरीका बताता हूं। देखो प्रोकैरियोट सेल हम कर चुके हैं, प्रोकैरियोट सेल में क्या क्या होता था हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या करो, एक प्रोकैरियोटिक यानी एक बैक्टीरियल सेल, एक बैक्टीरियल सेल से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। अब बैक्टीरियल सेल में आप याद करो क्या होता था, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, इसको प्लाज्मिड से रिप्लेस कर दो, उसमें फ्री आरएनए भी हो सकते हैं। ठीक है, और राइबोसोम कैसा होता था प्रोकैरियोट में, याद करो 70S होता था, यूकैरियोट में कैसा होता है 80S होता है। बट माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने क्या किया है, बैक्टीरियल सेल से रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल सिमिलर है ना, राइबोसोम 70S, और जैसे बैक्टीरिया डिवाइड बाय फिजन, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो डिवाइड बाय फिजन।
अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या है नेक्स्ट, प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड देखो सबसे पहली बात तो प्लास्टिड मेम्ब्रेन बाउंड है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो सिंपल सी बात है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन से, राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी, मतलब प्लास्टिड यहां पे नहीं है, मतलब प्लास्टिड क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अब प्लास्टिड एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बिल्कुल कॉपी पेस्ट चलेंगे कि प्लास्टिड कहां पे प्रेजेंट होता है, ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या है प्लास्टिड में क्या होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब पिगमेंट्स प्रेजेंट है तो पिगमेंट्स की वजह से कैसा हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, ठीक है। अब प्लास्टिड जो है वो पिगमेंट के बेस पे कि किस में कैसा पिगमेंट प्रेजेंट है, तीन टाइप का हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब बारी बारी से बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है क्लोरोप्लास्ट, देखो क्लोरोप्लास्ट में कैसे पिगमेंट होते हैं, कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनोइड, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एंड कैरोटिनोइड पिगमेंट होते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है, क्लोरोफिल किस काम आता है सबको पता है, फोटोसिंथेसिस के काम आता है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के बाद नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, फैट सॉल्युबल कैरोटिनोइड पिगमेंट, फैट सॉल्युबल कैरोटिनोइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन ज़ैंथोफिल्स, ये इसमें होते हैं क्रोमोप्लास्ट में होते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्या है ल्यूकोप्लास्ट, लास्ट क्या है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस प्लास्टिड है, याद रखना है ये दोनों क्या है कलरफुल, और ल्यूकोप्लास्ट क्या है कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है। अब इसमें तीन टाइप के दिए हुए हैं, अमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अपनी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं तीन। अमाइलोप्लास्ट देखो अमाइलोज किससे रिलेटेड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के, तो ये स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को, ठीक है। इलायोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल्स एंड फैट्स, और एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन्स, ठीक है। मैं तो इसको ऐसे याद रखता था, देखो एलुवेरा, एलुवेरा बहुत हेल्दी सा होता है, मतलब ऐसे याद रख लेना, हेल्दी मतलब उसमें प्रोटीन होता है, ऐसे याद रख लेना एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। और ये अमाइलो नाम से ही हो गया कार्बोहाइड्रेट, तो इलायो ऑटोमेटिकली फैट वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मेनली क्या है फोटोसिंथेसिस के काम आता है, ठीक है। और इसीलिए हमें इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है क्लोरोप्लास्ट को। अब देखो क्लोरोप्लास्ट को बहुत आसान तरीके से समझते हैं, देखो ये एक पत्ती है, ये एक पत्ती यानी एक लीफ है, ठीक है। और लीफ के अंदर हमें पता है प्लांट की लीफ के अंदर, ग्रीन लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये ब्लू कलर का जो है ये है क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकोइड प्रेजेंट होते हैं। ये एक थाइलाकोइड है, ये डिस्क, ये एक डिस्क थाइलाकोइड, ये दूसरा थाइलाकोइड, ये तीसरा थाइलाकोइड, ये अगला थाइलाकोइड, ये भी एक थाइलाकोइड, ये भी एक थाइलाकोइड, ये भी एक थाइलाकोइड, ठीक है। और ये जो है ये भी थाइलाकोइड है, ठीक है। क्लियर सी बात है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, थाइलाकोइड्स है। और जो एक खाली स्पेस बचा, ये व्हाइट कलर का जो एक खाली स्पेस है ये क्या है, स्ट्रोमा है, ये क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है। अब देखो अब यहां पे थाइलाकोइड जो है वो दो टाइप के हैं, देखो ये थाइलाकोइड जो एक बिल्डिंग सी में अटैच है, देखो ये थाइलाकोइड बिल्डिंग में अटैच है, और इस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, ग्रेना, इस बिल्डिंग को बोलते हैं ग्रेना। देखो ये वाले थाइलाकोइड भी बिल्डिंग में है, मतलब स्टैक्स में है ना, स्टैक्स में अरेंज है, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे, ग्रेना, और ये भी एक ग्रेना, ये भी एक ग्रेना, ठीक है। थाइलाकोइड्स की बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, ग्रेना, 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 ठीक है। तो एक तो वो थाइलाकोइड हो गए जो ग्रेना में प्रेजेंट हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, ग्रेनल थाइलाकोइड। और दूसरे थाइलाकोइड कौन से हैं, जो इन ग्रेना को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाले, ये वाला थाइलाकोइड, ये वाला थाइलाकोइड, ये वाला थाइलाकोइड, इनको क्या बोल देंगे हम, स्ट्रोमल थाइलाकोइड, क्योंकि ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, ठीक है। ग्रेनल थाइलाकोइड और ये स्ट्रोमल थाइलाकोइड, बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। एक बार फिर से मैं बिल्कुल जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। देखो ये थी एक लीफ, लीफ के अंदर है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, थाइलाकोइड्स हैं, और थाइलाकोइड्स के बाहर जो क्लोरोप्लास्ट में स्पेस बचा वो क्या है, स्ट्रोमा। और थाइलाकोइड्स क्या है, एक तो बिल्डिंग में अरेंज है और एक डायरेक्ट स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं। तो ये थाइलाकोइड्स की बिल्डिंग को हम बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। और ये थाइलाकोइड कौन से हो जाएंगे, ग्रेनल थाइलाकोइड। और जो थाइलाकोइड स्ट्रोमा में पड़े हैं डायरेक्ट, वो हो जाएंगे स्ट्रोमल थाइलाकोइड। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में अपनी एनसीईआरटी में और क्या क्या दिया हुआ है। देखो क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट की शेप बताइए, लेंस शेप हो सकती है, ओवल हो सकती है, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन शेप हो सकती है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी 5 to 10 माइक्रोमीटर, विड्थ कितनी 2 to 4 माइक्रोमीटर। और इसका नंबर भी वेरी कर सकता है। कैलामिडो मोनास में कितना होता है, 1 पर सेल, ठीक है, एक सेल में एक। और ग्रीन एल्गी में कितना 20 से 40 पर सेल हो सकता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, हमने किया था मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन बाउंड है और कैसी है, डबल मेम्ब्रेन। इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो मोर परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल। देखो सिंपल सी बात है, जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो ज्यादा सेंसिटिव या ज्यादा प्रोटेक्टिव लगा लो तो वो लेस परमिएबल है, ठीक है। और ये वाली चीजें जो हमने उसमें किया था माइटोकॉन्ड्रिया में किया था, मैंने क्या बोला था कि इन जगह पे ये इन चीजों में क्या करो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को एक प्रोकैरियोटिक सेल या एक बैक्टीरियल सेल से रिप्लेस कर दो, कि स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी इनमें होता है अलग से, ठीक है, और इनका राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है इनमें, और राइबोसोम कैसा, प्रोकैरियोटिक सेल जैसा, कैसा 70S है ना। यूकैरियोटिक सेल में कैसा राइबोसोम होता है, 80S होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसा राइबोसोम, 70S राइबोसोम। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है राइबोसोम। देखो राइबोसोम वैसे क्लियरली अपने को समझ आएगा, ट्रांसलेशन जब हम जेनेटिक्स में ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे ना, वहां पे बिल्कुल क्लियर समझ आएगा, पर फिर भी थोड़ा बहुत जितना यहां पे दिया हुआ है उतना कर लेते हैं। देखो राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसा होता है, 80S होता है, जो किससे मिलकर बना है, 60S प्लस 40S से, ठीक है। देखो मैं फिर से एक बात रिमाइंड करा दूं, अगर आपके सामने क्वेश्चन आया कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसा होता है, तो आंसर क्या होगा, 70S। आपके सामने क्वेश्चन आया माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम कैसा होता है, तो आंसर क्या होगा, 70S। आपके सामने क्वेश्चन आया कि क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम कैसा होता है, तो आंसर होगा 70S। आपके सामने क्वेश्चन आया कि राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है, तो आंसर होगा 80S। बिल्कुल एक एक बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे S है, ये S है, ये S, ये क्या है, देखो S क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट होती है। सिंपली क्या होता है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। और सिंपल करके इसको और सिंपल करके देखें तो S क्या होता है, ये इसकी डेंसिटी, राइबोसोम की डेंसिटी और साइज के बारे में बताता है। देखो इसको ऐसे याद रख लेना, S फॉर स्वेडबर्ग याद आ जाएगा, और S फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये भी याद आ गया, है ना। और क्या बताता है, इसकी डेंसिटी और साइज के बारे में ये बताता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है साइटोस्केलेटन। देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए इसको पूरा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, पर यहां पे कुछ भी समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि आगे जाके अपना पूरा बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो साइटोस्केलेटन क्या होता है, देखो साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब स्केलेटन। जैसे अपना स्केलेटन क्या है, हड्डियों से, बोन से मिलकर बना, ऐसे ही सेल का भी स्केलेटन होता है। किससे मिलकर बनता है, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट इन साइटोप्लाज्म। और इसका फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ सेल। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको जल्दी जल्दी पढ़ लिया, यहां पे समझने की कोशिश मत करो, टेंशन मत लो। अब समझने वाला पार्ट हमारा शुरू होता है अब, है ना। पूरी एक एक चीज बिल्कुल कवर होगी। देखो साइटोस्केलेटन में सबसे पहले क्या है, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला, देखो सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट यहां पे हिट पॉइंट है कि सीलिया एंड फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है, 5 स्टार लगा लो। नेक्स्ट है सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या है। देखो सीलिया क्या करेगी, मूवमेंट कॉज करेगी सराउंडिंग फ्लूइड का। फॉर एग्जांपल मान लो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स में अपना क्या होता है, म्यूकस होती है, तो ब्रोंक्यूल्स में जो सीलिया प्रेजेंट होंगी वो म्यूकस को इधर से उधर डायरेक्ट करेंगी, उनकी मूवमेंट की, है ना, फ्लूइड की मूवमेंट की। और फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला सेल की मूवमेंट करेंगी, ठीक है। फर्क समझो, सीलिया क्या करेगी, सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट कराएगी, और फ्लैजिला जिस सेल पे प्रेजेंट है उस सेल की मूवमेंट कराएगी। बिल्कुल क्लियरली यहां पे फर्क समझना, ठीक है। और क्या एक लाइन है, देखो फ्लैजिला लिखने में देख लो, लंबा वर्ड है, सीलिया छोटा वर्ड है, तो फ्लैजिला लॉन्गर देन सीलिया। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे एक लाइन लिखी है, हमने बैक्टीरिया में फ्लैजिला की थी, वो स्ट्रक्चरली बिल्कुल डिफरेंट होती है यूकैरियोट्स की फ्लैजिला की, है ना। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे है बोथ सीलियम एंड फ्लैजिला, है ना, बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बेसल बॉडी। देखो सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों ही कहां से इमर्ज होती हैं, बेसल बॉडी से इमर्ज होती है, ठीक है। सीलिया फ्लैजिला बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ये सीलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर कैसे होती है, देखो यहां पे 9+2 की अरेंजमेंट है, 9+2 का मतलब क्या है, 9 हमारे पास डबलेट है। देखो डबलेट कैसे, 1 2, ये क्या है 1 2 डबलेट है, और ये पूरा क्या है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास क्या है, डबलेट है, और 2 क्या है हमारे पास, सिंगलेट है। और सिंगलेट जो है, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। और ये वाले साइड वाले क्या
हो जाएंगे अपने पास पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि डबलेट है। 9+2 बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है रेड कलर में, सेंट्रल शीथ। बिल्कुल भी याद नहीं करना, सेंटर में है तो सेंट्रल शीथ हो जाएगी, ठीक है, सेंट्रल शीथ। अब ये सेंट्रल शीथ पे ये क्या है, देखो डबलेट से सेंट्रल शीथ की तरफ जो स्पोक निकल रही है ये है रेडियल स्पोक। रेडियल तो पता है ना, जैसे सन रेज निकलती हैं ऐसे रेडियल 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 स्पोक है, ठीक है। अब देखो ये दो डबलेट है, ये एक डबलेट, ये दूसरा डबलेट, ये तीसरा डबलेट, ये चौथा डबलेट, ठीक है। अब ये डबलेट आपस में एक ब्रिज से कनेक्ट होते हैं, तो नाम से ही पता लग रहा है इंटर डबलेट ब्रिज, मतलब दो डबलेट के बीच में जो ब्रिज होगा वो हो जाएगा इंटर डबलेट ब्रिज। इसमें कुछ भी नहीं है, ये डायग्राम देखने से ही अपने को सारा पूरा समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम क्या होता है, देखो ये क्या है, एक सेंट्रियोल है, सिलेंडर लाइक, ये क्या है सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, एक सेंट्रियोल है और ये दूसरी सेंट्रियोल है, और दो सेंट्रियोल आपस में कैसी पोजीशन पे है, परपेंडिकुलर पोजीशन पे है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बोलने जा रहा हूं कि दो सेंट्रियोल जो कि सिलेंडर लाइक है आपस में परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है, तो इन दो सेंट्रियोल को मिला के क्या बोल देंगे, सेंट्रोजोम बोल देंगे। इनको मिला के क्या बोल देंगे, सेंट्रोजोम बोल देंगे। बिल्कुल क्लियर है इतनी बात। अब देखो सेंट्रियोल के बारे में जो भी, देखो हमने क्या बात की कि ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। अब हम एक सेंट्रियोल को देख रहे हैं ना, ये हमने क्या किया, देखो ये सिलेंडर लाइक एक सेंट्रियोल उठाई और अब हम इसको ऐसे देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखने पे हमें क्या मिला कि सेंट्रियोल में क्या है, 9 फिब्रिल्स, 9 फिब्रिल्स अटैच है। 9 फिब्रिल, देखो एक फिब्रिल, दो फिब्रिल, 3 4 5 6 7 8 9 फिब्रिल ऐसे लगी हुई है। और फिब्रिल किसकी बनी हुई है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की, ठीक है। 9 फिब्रिल अटैच है, ठीक है। अब देखो सेंटर में क्या प्रेजेंट है, इसको बोल सकते हैं आप हब बोलते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं, हब, ठीक है। अब देखो ये क्या है, तो सिंपल सी बात है, नाम से ही पता लग जाएगा, देखने से ही पता लग रहा है, ये क्या है, रेडियल स्पोक्स। ये क्या है, रेडियल स्पोक्स। तो हब यानी सेंट्रल पार्ट क्या है, फिब्रिल से अटैच है, किसके थ्रू, रेडियल स्पोक्स के थ्रू, रेडियल स्पोक्स के थ्रू, ठीक है। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात की गई है कि ईच फिब्रिल क्या है, ट्रिपलेट है। तो देखने से ही पता लग रहा है, देखो ये क्या है, एक फिब्रिल है, ये दूसरी फिब्रिल है, तो एक फिब्रिल क्या है, ट्रिपलेट है। 1 2 3, ये भी ट्रिपलेट है, 1 2 3 1 2 3। इतनी सी सिंपल सी बातें जो अपनी डायग्राम से ही कवर हो रही है, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सी लाइन लिखी हुई है कि सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब याद करो हमने क्या किया था, सीलिया और फ्लैजिला कहां से इमर्ज होती हैं, बेसल बॉडी से, बेसल बॉडी से। तो बेसल बॉडी किसने बनाई, सेंट्रियोल से, जहां से क्या इमर्ज होंगी, सीलिया और फ्लैजिला। बिल्कुल क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। देखो न्यूक्लियस के बारे में जो भी अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो इस सिंपल से डायग्राम से पूरा हम कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो सिंपल सी बात है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हम कर चुके हैं, कौन सी राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी। तो न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड हो जाएगा, है ना। तो इतनी बात तो क्लियर है, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और मेम्ब्रेन भी कितनी, 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, और एक इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब 2 मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और 2 मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। अब देखो कई जगह पे क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाती हैं, आपस में फ्यूज कर जाते हैं। तो ये आपस में फ्यूज करेंगी तो ऑटोमेटिक कॉमन सेंस है, बीच में ये क्या बच जाएगा, एक पोर बच जाएगा, एक पोर, ठीक है। ये एक पोर बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर पोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अंदर क्या क्या होता है, ये क्या है, देखो अंदर क्या क्या होता है, देखो अंदर जो खाली स्पेस है, देखो जैसे सेल के खाली स्पेस को क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म, वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो खाली स्पेस है उसको बोल देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन तो हमें पता है, ये आगे जाके क्या है, ये वही तो है अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए अपना पड़ा हुआ है वो इसमें होगा, क्रोमेटिन में होगा। और क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। अब
हम बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियोलस कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट देखो, क्रोमोसोम के बारे में जो भी अपनी पॉसिबल कंफ्यूजन है वो सारी इस डायग्राम से कवर हो जाएंगी। ठीक है, देखो ये जो ब्लैक कलर वाली स्ट्रक्चर है, ये ब्लैक कलर वाली, ये क्या है, सेंट्रोमियर है, ये है सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर पे दो प्लेट्स ही लगी हुई हैं, सेंट्रोमियर के ऊपर दो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है, जिनको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, काइनेटोकोर। यहां पे काइनेटोकोर पे क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, ये हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अब देखो सेंट्रोमियर पे और क्या है, दो क्रोमेटिड लगी हुई, ये एक क्रोमेटिड है पूरी और ये दूसरी क्रोमेटिड है। ठीक है, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरी क्रोमेटिड। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्रोमेटिड सेम सेंट्रोमियर पे लगी हुई है, तो इनको क्या बोल देंगे, सिस्टर क्रोमेटिड बोल देंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। बिल्कुल क्लियर है, इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सेंट्रोमियर, ये हमने किया था, ये क्या है, सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे कि सेंट्रोमियर कहां पे प्रेजेंट होगा, इसके बेस पे हमने क्रोमोसोम को डिवाइड किया, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। ठीक है, अब मेटा नाम से ही पता लग रहा है, मेटासेंट्रिक मतलब बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा अगर 50 मीटर है तो नीचे वाला हिस्सा भी 50 मीटर ही होगा, और सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंटर से थोड़ा सा इधर उधर, मतलब नीचे वाला देखो, नीचे वाला सब में बराबर है, नीचे वाला अगर 50 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक, इसमें थोड़ा सा और बैलेंस हिल गया, नीचे वाला अगर 50 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला 30 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, थोड़ा और टीलोसेंट्रिक, इसकी तो मैं ट्रिक पहले भी बताता, टी फॉर टीलो, टी फॉर टकला, टी फॉर टीलो, टी फॉर टकला, मतलब नीचे वाला 50 सेंटीमीटर है और ऊपर पूरा टकला हो चुका है। देखो ये गंजा हो चुका है, पूरा टकला हो चुका है, गायब भी हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो है माइक्रो बॉडीज। अब नाम से ही पता लग रहा है, देखो माइक्रो, माइक्रो मतलब माइन्यूट, छोटी सी। ठीक है, तो प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही क्या होते हैं, माइन्यूट वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम माइक्रो बॉडीज बोलते हैं। और इन माइक्रो बॉडीज यानी इन माइन्यूट वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना खत्म हुआ, मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।